कहानी की शुरुआत चंद्रमा से होती है, जहां साल 1959 में मानव जाति ने पहली बार कदम रखा था। अंतरिक्ष यात्री वहां अपना झंडा गाड़ते हैं और एक पत्थर पर यह संदेश छोड़ जाते हैं कि वे संपूर्ण मानव जाति की ओर से शांति का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। चंद्रमा की सतह पर बने अंतरिक्ष यात्रियों के पद चिन्हों में हलचल होने लगती है। देखते ही देखते जमीन कांपने लगती है और तभी एक विशाल काली परछाई पूरे चंद्रमा को ढक लेती है। वह परछाई धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है। यह कोई साधारण चीज नहीं थी, यह एक विशाल एलियन मदरशिप थी। उसका व्यास करीब 550 किलोमीटर था और उसका वजन चंद्रमा के लगभग 1/4 हिस्से के बराबर था। वह विशाल एलियन जहाज तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उधर पृथ्वी पर न्यू मैक्सिको स्थित एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। शुरुआत में वे लोग उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि यह सिग्नल किसी बेहद विशाल वस्तु से आ रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 3,75,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के पास मौजूद है। वैज्ञानिक उस सिग्नल को डिकोड करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी स्पेस कमांड भी उस सिग्नल को समझ नहीं पाता। पहले उन्हें लगता है कि वह कोई उल्का पिंड होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वह वस्तु बार बार रुक रही है और दिशा बदल रही है। इससे साफ हो जाता है कि वह कोई प्राकृतिक पिंड नहीं, बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है जो सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह जानकारी व्हाइट हाउस तक पहुँचा दी जाती है। राष्ट्रपति तुरंत सुरक्षा अधिकारियों की आपात बैठक बुलाते हैं। शुरुआत में कुछ अधिकारी अब भी यही मानते हैं कि वह केवल एक उल्का पिंड है, लेकिन तभी मिलिट्री ऑफिसर्स सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आता है कि एक विशाल एलियन मदरशिप पृथ्वी के ऑर्बिट में आकर रुक चुकी है। और इतना ही नहीं, उस मदरशिप से 36 और विशाल एलियन शिप निकलते हैं। हर एक शिप की चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है और वे सभी 25 मिनट के भीतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले होते हैं। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राष्ट्रपति तुरंत DEFCON 3 अलर्ट जारी कर देते हैं, जो युद्ध की तैयारी का संकेत होता है। इसी दौरान एक केबल टीवी कंपनी में काम करने वाला सैटेलाइट टेक्नीशियन डेविड देखता है कि टीवी प्रसारण में बार बार रुकावट आ रही है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि यह रुकावट एलियंस द्वारा भेजे गए सिग्नल्स की वजह से हो रही है, जो सीधे उनके सैटेलाइट से जुड़ रहे हैं। डेविड उन सिग्नल्स को बाइनरी कोड में बदलता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। इधर पूरी दुनिया में अजीब से काले बादल छा जाते हैं। कुछ ही पलों में उन बादलों के बीच से विशाल एलियन शिप निकलकर सामने आते हैं और एक एक करके दुनिया के बड़े शहरों के ऊपर आकर रुक जाते हैं। उन्हें देखकर आम जनता में अफरा तफरी मच जाती है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति और सभी सुरक्षा अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मना कर देते हैं। वे अपने देशवासियों को अकेला छोड़कर भागने वालों में से नहीं होते। वे जनता से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें और सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं। इसी शहर में अमेरिकी एयरफोर्स का कैप्टन स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन के साथ चैन की नींद सो रहा होता है। जैस्मिन एक क्लब डांसर होती है और एक सिंगल मदर भी, लेकिन इसके बावजूद स्टीव उससे बेहद प्यार करता है और जल्द ही उससे शादी करने वाला होता है। अचानक जमीन में भूकंप जैसा झटका आता है। स्टीव और जैस्मिन बाहर निकलते हैं और जब वे आसमान की ओर देखते हैं तो शहर के ऊपर मंडराते विशाल एलियन शिप को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हालांकि स्टीव छुट्टी पर होता है, लेकिन देश पर मंडराते खतरे को देखकर वह तुरंत ड्यूटी पर लौटने का फैसला करता है। वह जैस्मिन से वादा करता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद वह उसे लेने जरूर आएगा और फिर वह एयरफोर्स बेस लौट जाता है। उधर डेविड एलियन सिग्नल को पूरी तरह डिकोड कर लेता है और उसे पता चलता है कि एलियंस पृथ्वी के सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करके हर 6 घंटे के अंतराल पर अपने जहाजों को निर्देश भेज रहे हैं। डेविड को अब पूरी तरह समझ आ जाता है कि एलियंस अपने सभी स्पेस शिप्स को एक खास पोजीशन पर ला रहे हैं। जैसे ही सारे जहाज अपनी तय जगह पर पहुंचेंगे, वे पृथ्वी पर हमला शुरू कर देंगे और अब उस विनाशकारी हमले में सिर्फ 6 घंटे बाकी होते हैं। यह जानकर डेविड अपने सभी सहकर्मियों को तुरंत शहर छोड़ने की चेतावनी देता है और खुद भी वहां से निकल पड़ता है। वह सीधा अपने पिता जूलियस के पास जाता है। जूलियस शहर छोड़कर भागना नहीं चाहता, बल्कि अपने बेटे के साथ सीधे व्हाइट हाउस जाना चाहता है। डेविड भी यही फैसला करता है और दोनों भगदड़ और तबाही के बीच किसी तरह व्हाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। डेविड की एक्स वाइफ कोनी व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर होती है। हालांकि उनका तलाक कई साल पहले हो चुका होता है, लेकिन डेविड अब भी उसे दिल से चाहता है। वह उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। किसी तरह डेविड और जूलियस व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। डेविड तुरंत कोनी से संपर्क करता है और उसे पूरे खतरे की जानकारी देता है। कोनी बिना देर किए डेविड को राष्ट्रपति से मिलवाती है। डेविड राष्ट्रपति को एलियंस की पूरी योजना समझाता है और बताता है कि अब उनके पास शहर खाली कराने के लिए सिर्फ 28 मिनट बचे हैं। ये सुनते ही राष्ट्रपति तुरंत हरकत में आ जाते हैं और पूरे शहर को खाली कराने का आदेश दे देते हैं। वे अपनी पत्नी को भी फोन करते हैं, जो शहर में लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही होती है और उन्हें भी तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। इसी दौरान सेना
वेलकम वैगन मिशन के तहत एलियन शिप से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है ताकि शांतिपूर्ण संपर्क स्थापित किया जा सके। लेकिन राष्ट्रपति अब एलियंस के इरादे समझ चुके होते हैं और तुरंत उस मिशन को रोकने का आदेश देते हैं। मगर इससे पहले कि हेलीकॉप्टर वापस बुलाए जा सकें, एलियन शिप का दरवाजा खुलता है और अगले ही पल वह हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है। सभी हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति को समझ आ जाता है कि शहर में रुकना आत्मघाती होगा। वे बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी और कुछ खास लोगों के साथ एयरफोर्स 1 की ओर रवाना हो जाते हैं। इस विमान में डेविड और उसके पिता जूलियस भी मौजूद होते हैं। उधर शहर के एक ऊंचे बिल्डिंग की छत पर कुछ लोग एलियंस के आगमन का जश्न मना रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि एलियंस किसी देवता की तरह धरती पर आए हैं। लेकिन तभी उसी बिल्डिंग के ऊपर एलियन शिप का विशाल दरवाजा खुलता है। एक पल के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं और अगले ही क्षण उस शिप से भयानक आग की लपटें निकलती हैं। पूरी बिल्डिंग आग में घिर जाती है और उसमें मौजूद सभी लोग पल भर में राख बन जाते हैं। वह आग का सैलाब पूरे शहर में फैलने लगता है। सड़कें, इमारतें, गाड़ियां और लोग सब कुछ जलकर खाक होने लगता है। इसी दौरान जैस्मिन अपने बच्चे और अपने कुत्ते के साथ ट्रैफिक में फंसी होती। जैसे ही वह आग की लहर को अपनी ओर आते देखती है, वह तुरंत अपने बच्चे और कुत्ते को लेकर पास के टनल के मेंटेनेंस रूम में छिप जाती है। उधर राष्ट्रपति का विमान भी बड़ी मुश्किल से उस आग की चपेट में आने से बचकर निकल पाता है। इसी तरह एलियंस एक ही समय में दुनिया के कई बड़े शहरों को तबाह कर देते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और मुंबई जैसे महानगर आग में बदल जाते हैं। अगली सुबह राष्ट्रपति अपने लाखों नागरिकों की मौत पर शोक मना रहे होते हैं। तभी उन्हें यह खबर मिलती है कि उनकी पत्नी भी शहर से निकल नहीं पाई। यह खबर राष्ट्रपति को अंदर तक तोड़ देती है। इसके बाद पूरे देश की सेना में आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। अमेरिकी एयरफोर्स का एक बड़ा स्क्वाड्रन एलियंस से बदला लेने के लिए उड़ान भरता है। इस मिशन की अगुवाई कैप्टन स्टीव कर रहा होता है। वे बिना झिझक एक के बाद एक अपनी मिसाइलें एलियन शिप पर दागते हैं। लेकिन एलियन शिप एक शक्तिशाली ऊर्जा शील्ड से घिरा होता है जो मिसाइलों को टकराने से पहले ही नष्ट कर देता है। यह देखकर सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। तभी एलियन शिप से दर्जनों छोटे लड़ाकू जहाज निकलते हैं और अमेरिकी फाइटर जेट्स पर जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। स्टीव और उसके साथी पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं, लेकिन एलियन फाइटर्स की ढाल के कारण वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। एलियन फाइटर्स एक एक करके अमेरिकी जेट्स को मार गिराते हैं। स्टीव अब भी डटा रहता है। वह एक एलियन फाइटर को लंबे समय तक अपने पीछे घुमाता है और आखिरकार उसे चकमा देकर जमीन से टकरा देता है। खुद भी वह इजेक्शन सीट की मदद से समय रहते बाहर निकल जाता है। लेकिन एलियंस यही नहीं रुकते। वे एयरबेस पर हमला कर देते हैं और कई सैनिकों को मार गिराते हैं। इस हमले में स्टीव का एक जिगरी दोस्त भी मारा जाता है। गुस्से से भरा स्टीव गिर चुके एलियन फाइटर में मौजूद एक एलियन को घूंसा मारकर बेहोश कर देता है और उसे पैराशूट से बांधकर रेगिस्तान में घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। उधर एयरफोर्स 1 में बैठे राष्ट्रपति अपने सैनिकों की मौत से टूट चुके होते हैं। तभी रक्षा मंत्री एलियंस पर न्यूक्लियर हमला करने की सलाह देता है। ये सुनते ही डेविड वहाँ पहुँचता है और इस फैसले का विरोध करता है। डेविड कहता है, अगर हमने न्यूक्लियर हमला किया तो शायद एलियंस को नुकसान हो या न हो, लेकिन हमारी धरती जरूर रहने लायक नहीं बचेगी और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी मानव जाति का अंत हो जाएगा। डेविड की यह बात सुनते ही रक्षा मंत्री और उसके बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रपति थक कर कुर्सी पर सिर झुका लेते हैं। तभी जूलियस आगे बढ़ता है और अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहता है, आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ डेविड की वजह से, लेकिन आप लोग धरती को बचाने के बजाय उसे खुद ही तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जूलियस आगे व्यंग्य भरे स्वर में कहता है, सरकार ने पहले भी ऐसी ही बेवकूफियां की थी। साल 1950 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक एलियन शिप क्रैश हुआ था। उस बात को सरकार ने जनता से छुपा लिया और आज भी उस शिप को एरिया 51 में छुपा कर रखा गया है। अगर उस वक्त सरकार सच बता देती तो आज हमारे पास एलियन से लड़ने की तैयारी पहले से होती। ये सुनकर राष्ट्रपति मुस्कुराते हुए जूलियस को समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। ये सब न्यूज चैनलों की फैलाई हुई अफवाहें हैं और एरिया 51 नाम की कोई जगह अस्तित्व में ही नहीं है। डेविड और कोनी भी राष्ट्रपति की बात से सहमत होने ही वाले होते हैं। तभी रक्षा मंत्री गंभीर आवाज में कहते हैं, जूलियस जो कह रहा है वह सब सच है। ये सुनते ही सबके चेहरे उड़ जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि एरिया 51 के बारे में खुद राष्ट्रपति को भी जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति गुस्से में भर जाते हैं और तुरंत आदेश देते हैं, हमें अभी इसी वक्त एरिया 51 जाना है। उधर रेगिस्तान में स्टीव बेहोश पड़े एलियन को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। गर्मी और गुस्से से परेशान होकर वह बीच बीच में उस एलियन पर लात घूंसे भी बरसा देता है। तभी उसे दूर से कुछ गाड़ियां आती दिखती हैं। उनमें से एक गाड़ी रसेल की होती है, जो कभी एयरफोर्स का पायलट रह चुका होता है। रसेल दावा करता है कि 10 साल पहले एलियंस ने उसका अपहरण किया था। उसी सदमे के बाद वह शराबी बन गया था और अब एलियंस से बदला लेने की आग में जल रहा था। वह अपने बच्चों और कुछ साथियों के साथ किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकला होता है। जब रसेल देखता है कि स्टीव ने एक एलियन को पकड़ रखा है तो वह बेहद खुश हो जाता है और स्टीव को भी अपने साथ ले लेता है। स्टीव
आसमान में उड़ते हुए दूर एक गुप्त सैन्य अड्डा देखता है जो किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं होता। वही था एरिया 51। स्टीव सभी को उसी ओर ले जाने का फैसला करता है। उधर राष्ट्रपति का विमान भी एरिया 51 पर लैंड करता है। वे सभी जमीन से करीब 24 मंजिल नीचे बने एक गुप्त रिसर्च सेंटर में जाते हैं, जहां वैज्ञानिक रोसवेल में मिले एलियन शिप के अवशेषों पर शोध कर रहे होते हैं। वहीं उनकी मुलाकात रिसर्च हेड डॉक्टर ओकेन से होती है। डॉक्टर ओकेन उन्हें वह एलियन शिप दिखाते हैं जो 40 साल पहले रोसवेल में क्रैश हुआ था। वैज्ञानिक सालों से उस शिप की उन्नत तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वे उसे अब तक दोबारा चालू नहीं कर पाए थे। डॉक्टर ओकेन बताते हैं कि अब उस शिप में हलचल शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब है कि उसे मदर शिप से पावर मिल रही है। इसके बाद वे सभी को उन एलियंस के अवशेष दिखाते हैं जो उस शिप में मौजूद थे। 2 एलियन तो क्रैश में ही मारे गए थे, जबकि तीसरे ने 2 हफ्ते बाद लैब में दम तोड़ दिया था। डॉक्टर ओकेन बताते हैं कि एलियंस दिखने में इंसानों से काफी बड़े होते हैं, लेकिन उनका शरीर इंसानों से भी ज्यादा नाजुक होता है। इसीलिए वे हमेशा एक मजबूत बायोमैकेनिकल कवच के अंदर रहते हैं जो उन्हें लगभग अजेय बना देता है। वे एलियंस भी इंसानों की तरह देखते और सुनते हैं, लेकिन उनकी सबसे खास ताकत होती है टेलीपैथी। वे बिना बोले सिर्फ दिमाग से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। डॉक्टर ओकेन आगे बताते हैं कि एलियंस भी गर्मी, सर्दी और ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी का वातावरण उनके लिए पूरी तरह अनुकूल है, इसलिए वे इस ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। यह सब सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राष्ट्रपति डेविड की समझदारी और प्रतिभा को देखते हुए उसे एलियन टेक्नोलॉजी को समझने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। जैसे ही डॉक्टर एलियन का बायोमैकेनिकल कवच हटाते हैं, अचानक वह एलियन जोर से तड़प उठता है। ये देखकर सभी डॉक्टरों की सांसें अटक जाती हैं। अगले ही पल वह एलियन अपनी आंखें खोलता है और डॉक्टर ओकेन को देखते ही टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। पूरा ऑपरेशन रूम तबाही में बदल जाता है। एलियन एक एक करके डॉक्टरों को बेरहमी से मार देता है। हालांकि कमरा लॉक होने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाता। इसी दौरान राष्ट्रपति और सुरक्षा बल वहां पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि एलियन डॉक्टर ओकेन के दिमाग पर पूरी तरह काबू पा चुका है और उन्हीं की जुबान से बोल रहा है। वह लगातार खुद को आजाद करने की मांग करता है। राष्ट्रपति उससे शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम बातचीत के लिए तैयार हो तो इंसान और एलियन दोनों इस धरती पर साथ रह सकते हैं। लेकिन एलियन साफ इनकार कर देता है। जब राष्ट्रपति उससे पूछते हैं कि वे इंसानों से आखिर चाहते क्या हैं, तो एलियन ठंडे और निर्दयी स्वर में जवाब देता है, हमें तुम्हारी मौत चाहिए। यह कहकर वह राष्ट्रपति के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। यह देखते ही सुरक्षा बल बिना देर किए उसे गोलियों से भून डालते हैं। लेकिन उसी पल राष्ट्रपति भी एलियन के दिमाग में झांक चुके होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये एलियन टिड्डियों की तरह पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। वे हर उस ग्रह पर हमला करते हैं जहाँ जीवन और संसाधन होते हैं और सब कुछ लूटने के बाद उस ग्रह को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। ये सच जानकर राष्ट्रपति का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वे एलियंस पर न्यूक्लियर हमले का आदेश दे देते हैं। उधर स्टीव को पूरा यकीन होता है कि जैस्मिन अब भी जिंदा होगी। वह मिलिट्री के पहरे के नीचे से एक हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और उसे खोजने निकल पड़ता है और उसकी किस्मत साथ देती है। जैस्मिन उसे सही सलामत मिल जाती है। वहीं बचे हुए लोगों के एक समूह में राष्ट्रपति की पत्नी भी मौजूद होती है जो बुरी तरह घायल होती है। स्टीव उन सभी को लेकर एरिया 51 वापस पहुंच जाता है। इसके बाद सेना एलियन शिप पर न्यूक्लियर हमला करती है। एक फाइटर जेट एलियन शिप के बेहद करीब जाकर उस पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग देता है। एक भयानक विस्फोट होता है। आसमान रोशनी से भर जाता है और कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है। सबको लगता है कि अब एलियन शिप जरूर तबाह हो गई होगी, लेकिन जैसे ही धुएं के बादल हटते हैं सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एलियन शिप जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई होती। न्यूक्लियर मिसाइल भी उसकी ढाल को तोड़ नहीं पाई होती। पूरा कंट्रोल रूम मायूसी में डूब जाता है। इसी वक्त राष्ट्रपति को एक और बड़ा झटका लगता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी पत्नी अंदरूनी चोटों की वजह से अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। उधर डेविड धरती की तबाही देखकर टूट चुका होता है। वह शराब के नशे में चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। तभी उसके पिता जूलियस वहां आते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं कि वह जाकर आराम करे, वरना उसे ठंड लग जाएगी और जुकाम हो जाएगा। जुकाम, ये शब्द सुनते ही डेविड के दिमाग में जैसे बिजली चमक जाती है। उसे अचानक एहसास होता है। वह तुरंत राष्ट्रपति और सभी सुरक्षा अधिकारियों को इकट्ठा करता है और कहता है, हमारे पास एलियंस को हराने का अभी भी एक रास्ता बचा है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। डेविड बताता है कि उसने एक खास तरह का कंप्यूटर वायरस तैयार किया है। अगर वह वायरस एलियंस के ही सिग्नल के जरिए उनकी मदरशिप में डाल दिया जाए तो उनकी ऊर्जा ढाल लगभग 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगी और उसी 1 मिनट में हम उनकी शिप्स को मिसाइल से तबाह कर सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, उस वायरस को मदरशिप तक पहुंचाएगा कौन? तभी डेविड एरिया 51 में रखी हुई एलियन शिप की तरफ इशारा करता है और कहता है, हम इसी शिप का इस्तेमाल करेंगे। अब उसे सिर्फ एक ऐसे पायलट की जरूरत होती है जो इस मिशन के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो। अब उन्हें एक ऐसे पायलट की जरूरत होती है जो उस छोटे एलियन शिप को उड़ाकर डेविड को मदरशिप के अंदर पहुंचा सके। इस मिशन के लिए स्टीव आगे आता है। डेविड
डेविड और स्टीव दोनों मिलकर इस असंभव से लगने वाले मिशन को पूरा करने की कसम खाते हैं। इधर राष्ट्रपति दुनिया भर के देशों की सेनाओं को आदेश देते हैं कि वे अपने अपने देशों में मौजूद एलियन शिप पर एक साथ हमला करें, लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स के पास अब भी पायलट्स की भारी कमी होती है। तभी सरकार आम नागरिकों से अपील करती है कि जिन लोगों को विमान उड़ाने का अनुभव है वे इस जंग में शामिल हों। सबसे पहले आगे आता है रसेल, वही आदमी जिसे कभी एलियंस ने अगवा किया था। आज वह अपने अपमान और दर्द का बदला लेने को तैयार खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, खुद राष्ट्रपति भी इस जंग में उतरने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे खुद भी कभी एयरफोर्स पायलट रह चुके होते हैं। इस तरह अमेरिकी एयरफोर्स की आखिरी टीम तैयार होती है। मिशन पर जाने से पहले स्टीव जैस्मिन से शादी कर लेता है। उधर डेविड और कोनी की दूरियां भी अब नजदीकियों में बदल जाती हैं। फिर शुरू होती है मानव जाति की आखिरी उम्मीद। डेविड और स्टीव एलियन शिप लेकर अंतरिक्ष की ओर उड़ते हैं। जैसे ही वे मदरशिप के पास पहुंचते हैं, मदरशिप अपने विशाल दरवाजे खोलकर उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। उनका शिप अंदर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकता है। वहाँ वे देखते हैं कि हजारों एलियन युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही डेविड अपने कंप्यूटर से वायरस मदरशिप के सिस्टम में अपलोड कर देता है और एयरफोर्स को हमला करने का सिग्नल भेज देता है। एयरफोर्स तुरंत मिसाइल दागती है, लेकिन एलियन शिप की ढाल अब भी सक्रिय होती है। मिसाइल बेकार चली जाती है। सब निराश हो जाते हैं। जनरल सभी को वापस लौटने का आदेश देता है, लेकिन राष्ट्रपति हार मानने से इनकार कर देते हैं। वे एक बार फिर हमला करने का आदेश देते हैं। इस बार एलियन शिप की ढाल निष्क्रिय हो चुकी होती है और मिसाइल सीधे एलियन शिप से टकराती है। पूरा आसमान गूंज उठता है। अब जमीन पर भी युद्ध शुरू हो जाता है। एलियन अपने लड़ाकू विमान छोड़ते हैं, लेकिन इस बार इंसानी फाइटर जेट्स उन्हें बराबरी की टक्कर देते हैं। आसमान जंग का मैदान बन जाता है। हालांकि एलियंस की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वे कई इंसानी प्लेन्स गिरा देते हैं। आम नागरिकों पर भी हमला होने लगता है, लेकिन राष्ट्रपति और कुछ जांबाज सैनिक अब भी डटे रहते हैं। इसी दौरान एलियन शिप एरिया 51 के ऊपर आ जाता है और धरती पर आग बरसाने के लिए अपना मुख्य दरवाजा खोल देता है। अब इंसानों के पास कोई मिसाइल नहीं बचती। सभी को लगता है अब सब खत्म हो गया। तभी आसमान में रसेल का प्लेन दिखाई देता है। सबकी आंखों में एक नई उम्मीद जगती है, लेकिन जैसे ही रसेल मिसाइल दागने की कोशिश करता है, मिसाइल जाम हो जाती है। सबकी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन रसेल हार नहीं मानता। वह रेडियो पर अपने बच्चों से कहता है, डैडी तुमसे बहुत प्यार करता है। और इसके बाद वह अपना प्लेन सीधे एलियन शिप के मुख्य दरवाजे में घुसा देता है। रसेल अपनी जान देकर एलियन शिप का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर देता है। उसकी कुर्बानी रंग लाती है। उधर मदरशिप के अंदर डेविड और स्टीव न्यूक्लियर मिसाइल दाग देते हैं। अब उनके पास वहाँ से भागने के लिए सिर्फ 30 सेकंड होते हैं। वे पूरी ताकत से शिप उड़ाते हैं। एलियन उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन आखिरी सेकंड में वे मदरशिप से बाहर निकल जाते हैं और अगले ही पल मदरशिप एक भयानक धमाके के साथ फट जाती है। पूरा आसमान आग और रोशनी से भर जाता है। एलियन साम्राज्य खत्म हो जाता है। धरती बच जाती है। डेविड और स्टीव सुरक्षित लौट आते हैं। राष्ट्रपति दोनों को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी दुनिया में लोग जश्न मनाने लगते हैं। इंसानियत जीत जाती है और इसी के साथ इंडिपेंडेंस डे की कहानी